केंद्र की मोदी सरकार ने देश के युवाओं के लिए एक बड़ा फैसला ले लिया है। पीएमओ की ओर से जारी की गई जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां देने जा रही है। मोदी सरकार नौकरियों के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है, जिसके तहत अगले 1.5 साल में केंद्र की ओर से 10 लाख नौकरियां देने का ऐलान हुआ है। पीएमओ ने ट्वीट करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों की समीक्षा की और निर्देश दिए कि मिशन मोड में अगले 1.5 साल में 10 लाख लोगों की भर्ती की जाए। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने पीएमओ की तरफ से नौकरी के ऐलान पर ट्वीट करते हुए इसे आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में एक और कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने समय के साथ सरकार को अधिक जिम्मेदार बनाया और सरकार का ध्यान अब लोगों पर केंद्रित हो गया है। वहीं पीएमओ के 10 लाख नौकरियां देने के ऐलान पर कांग्रेस ने तंज कसा। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। इस देश में प्रजातंत्र को रौंद दिया गया है। बेरोजगारी ऐतिहासिक बढ़ी है। पीएम कब तक ट्विटर करते रहेंगे। इसके साथ ही सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, वादा था 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का, 8 साल में देनी थी 16 करोड़ नौकरियां और अब कह रहे हैं साल 2024 तक केवल 10 लाख नौकरियां देंगे। 2022 में ऐलान किया जाता है कि अगले 1.5 साल तक 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी। वैसे में आप अंदाजा लगाइए कि नजर 2024 पर भी है। आगे बढ़ते हैं। देश को जल्द नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिल सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि जल्द ही सीडीएस के पद पर नियुक्ति की जाएगी और इसके लिए प्रक्रिया लगातार जारी है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत के निधन के बाद खाली पड़े पद को लेकर अपना रिएक्शन दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जल्द ही सीडीएस के पद पर नियुक्ति की जाएगी। राजनाथ सिंह के मुताबिक नए सीडीएस की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। जानकारी के मुताबिक अधिकारियों का एक पैनल सीडीएस के पद के लिए मौजूदा सेवारत सैन्य अधिकारियों समेत रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों के नाम पर भी विचार कर रहा है। गौरतलब है कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत के एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन के करीब 5 महीने बाद भी सीडीएस के पद को भरने के लिए कोई नियुक्ति नहीं की गई है। पिछले 8 दिसंबर को कोयम्बटूर के सुलूर एयरफोर्स बेस से वेलिंगटन की उड़ान भरते समय उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें सीडीएस जनरल रावत समेत उनकी पत्नी मधुलिका और अन्य सैन्य अधिकारियों का निधन हो गया था। आपको बता दें कि 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध के बाद बनाई गई एक समीक्षा समिति ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद की स्थापना के लिए सुझाव दिया था। सीडीएस के लिए कई नामों पर विचार हो रहा है, लेकिन सवाल यह है कि अगला सीडीएस कौन होगा। इसी का जवाब आने वाले वक्त में मिलेगा। रक्षा मंत्रालय ने सेना भर्ती प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव कर दिया है। सेना भर्ती के लिए सरकार की ओर से अग्निपथ योजना अब बना ली गई है। जी हां, अग्निपथ भर्ती योजना को लॉन्च कर दिया गया है और इस मौके पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि इसके तहत अब सेना में 4 साल के लिए उम्मीदवारों को यानी कि अग्निवीरों को, युवाओं को भर्ती करा जाएगा और उससे सेना को काफी मजबूती मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना में भर्ती होने वाले युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है। अगर आपका सपना भी देश की सेवा करना है तो आपके लिए अच्छी खबर है। आज सरकार ने सेना की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए मिशन अग्निपथ का ऐलान किया है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजनाथ सिंह के साथ ही तीनों सेना प्रमुख आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे, एयर चीफ मार्शल बीआर चौधरी, नौसेना चीफ एडमिरल आर हरि कुमार मौजूद रहे। केंद्र सरकार की ओर से लॉन्च की गई ये स्कीम खास देश की सेवा करने वाले युवाओं के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत देश के युवा 4 साल के लिए सेना में भर्ती होंगे। इसके साथ ही योजना में शॉर्ट टर्म सर्विस के लिए युवाओं की नियुक्ति की जाएगी। राजनाथ सिंह ने कहा कि देश की सुरक्षा को योजना मजबूत करने के लिए है। इस योजना में सरकार अग्निवीरों को अच्छी सैलरी देगी और 4 साल की नौकरी के बाद भी युवाओं को भविष्य के लिए काफी नए मौके मिलेंगे। आपको बता दें कि इस योजना में लगभग 17.5 साल से 21 साल के युवा अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 10 हफ्ते से 6 महीने तक की ट्रेनिंग का प्रावधान होगा। यानी कि एक बड़ा बदलाव सेना भर्ती की प्रक्रिया में किया गया है। अब इसका फायदा कैसे युवाओं को होता है आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि लगातार पिछले कई समय से युवा भी
सेना में भर्ती खोले जाने को लेकर लगातार प्रोटेस्ट भी कर रहे थे और हरियाणा में भी इस तरह के प्रोटेस्ट हमने देखे हैं। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से एक बार फिर से ईडी ने सवाल जवाब किए। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर अब कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता भड़के हुए हैं। राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की जांच को लेकर विरोध प्रदर्शन भी देखे गए और पार्टी के कई नेताओं को पुलिस ने कुछ देर के लिए हिरासत में भी लिया था। नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने राहुल गांधी से दूसरे दिन भी पूछताछ की है। 2000 करोड़ से भी अधिक का ये मामला है। कांग्रेस ने अपने पार्टी फंड से इस अखबार को 90 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया था। ईडी राहुल गांधी से उनकी संपत्ति के बारे में जानना चाहती है। 2019 के चुनाव से पहले राहुल ने जो एफिडेविट जमा किया था उसमें बताया गया कि उनके पास 15 करोड़ 88 लाख रुपए की संपत्ति है और 72 लाख रुपए का लोन। नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से दूसरे दिन भी घंटों ईडी दफ्तर में पूछताछ हुई। दोनों दिन कांग्रेस कार्यालय के बाहर हंगामे के कारण वहां धारा 144 लगा दी गई। राहुल के साथ पैदल मार्च करके वहां कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला को घसीटकर पुलिस ने वैन में बैठाया। इस मार्च में शामिल कांग्रेस के अन्य नेताओं को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान उन्हें चोट आई है। पी चिदम्बरम को भी पसली पर चोट आई है। कांग्रेस के कार्यालय के पास लगे बैरिकेड्स के रोके जाने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की दिल्ली पुलिस से झड़प हो गई। तो नेशनल हेराल्ड केस को लेकर राहुल गांधी की मुश्किलें लगातार बढ़ी हुई हैं और साथ ही सोनिया गांधी से भी ईडी को पूछताछ करनी थी, लेकिन स्वास्थ्य का हवाला देकर अभी तक वो पूछताछ नहीं हुई है। लेकिन फिर भी कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट होते दिखाई दे रहे हैं और खासकर हरियाणा के अलावा राजस्थान, छत्तीसगढ़ से भी कांग्रेस के कार्यकर्ता आकर दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं ईडी के खिलाफ, बीजेपी सरकार के खिलाफ। आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी की ईडी के सामने हुई पेशी पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने यह कहा कि पार्टी राहुल गांधी के साथ खड़ी है और उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। राहुल गांधी की ईडी के सामने पेशी के विरोध में कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन किया। वहीं चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक में कहा कि पार्टी पूरी तरह से राहुल गांधी के साथ खड़ी है और उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। इसी दौरान उन्होंने अभय चौटाला पर बिना नाम लिए निशाना साधा और कहा कि जो लोग 2 दिन पहले जेजेपी पर पैसों का आरोप लगा रहे थे, वही लोग 2 दिन बाद जेजेपी के साथ खड़े मिले, जिससे सिद्ध होता है कि राज्यसभा चुनाव में जमकर खरीद फरोख्त हुई है। एक वोट गलत पड़ा है, टिक कर दिया गया और एक वोट से हार गए। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार की हार की पार्टी जांच करेगी, जिसके बाद ही पता चल पाएगा कि कौन से एमएलए का वोट रद्द हुआ है। उन्होंने कुलदीप बिश्नोई पर भी नाम लिए बगैर निशाना साधा और कहा कि किसी भी एमएलए को अपनी उस पार्टी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए जिस पार्टी के नाम पर वो चुनकर आए हैं। ऐसे लोग पार्टी को तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन लोग उन्हें कभी माफ नहीं कर सकते। हरियाणा में राज्यसभा की एक सीट को लेकर घमासान मचा हुआ था और चुनाव भी काफी दिलचस्प रहा। आखिरकार कार्तिकेय शर्मा ने जीत हासिल की थी, लेकिन कांग्रेस आज भी मंथन कर रही है कि आखिरकार कौन वो विधायक था जिसका वोट रद्द हुआ और कुलदीप बिश्नोई को लेकर सब कुछ साफ है। लेकिन इसी से संबंधित एक और खबर, हरियाणा कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने राज्यसभा चुनाव पर ही अपनी प्रतिक्रिया दी है और सबसे बड़ी बात यह भी थी कि उन्होंने कहा कि कुलदीप बिश्नोई के कदम के बारे में पहले से मालूम था। हिसार में हरियाणा कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने बयान देते हुए कहा कि राज्यसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई के कदम के बारे में मालूम था। इसके अलावा दूसरा वोट जो कांग्रेस के खिलाफ गया है उसके बारे में भी इंक्वायरी की जाएगी और पार्टी हाईकमान कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि एक सीट हमारी होनी चाहिए थी। हमने अजय माकन जैसे दिग्गज नेता और पार्टी को भी निराश किया है। एक वोट का तो मालूम था क्योंकि कुलदीप जी पहले से ही काफ़ी समय से अपनी बात रख रहे थे, तो कोशिश तो की गई होगी किसी लेवल पर, क्योंकि मालूम था इनका। लेकिन उस बात को भी देखते हुए हमारे पास 30 वोट थे और 30 वोट के बाद इस तरह से जो हुआ है तो इसकी इंक्वायरी कांग्रेस पार्टी जरूर करेगी। वहीं ईडी की कार्रवाई पर कुमारी सैलजा ने कहा कि बीजेपी ईडी का दुरुपयोग कर अपनी नीति और नीयत दिखा रही है। तो कुमारी सैलजा कई मुद्दों पर खुलकर बोली हैं। आप जानते हैं कि कई बार ये आरोप लगते हैं कि गुटबाजी से त्रस्त है कांग्रेस पार्टी और एक गुट
एक धड़ा कुमारी सैलजा का बताया जाता है, लेकिन फिर भी आज भी कांग्रेस पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कुमारी सैलजा चल रही हैं और खुलकर कई मुद्दों पर अपनी तरफ से बयान भी देती हैं। आगे बढ़ते हैं। फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग की टीम ने ऑयल ट्रेडिंग कंपनी में छापेमारी की है। सीएम फ्लाइंग की टीम को कंपनी में पैक किए जाने वाले ऑयल को लेकर शिकायत मिली थी। तस्वीरें फरीदाबाद के सरपुरा इलाके की हैं, जहां एक ऑयल ट्रेडिंग कंपनी में तेल के पैकेट्स पैक किए जाते थे। सीएम फ्लाइंग टीम को जैसे ही नामी तेल के पैकेट्स में पैक किए जाने वाले तेल की खामियों के बारे में खबर मिली, सीएम फ्लाइंग की टीम ने ऑयल ट्रेडिंग कंपनी पर छापेमारी की। सीएम फ्लाइंग की टीम ने पहुंचते ही ऑयल ट्रेडिंग कंपनी में पैक किए जाने वाले तेल के सैंपल लिए। छापेमारी के दौरान सीएम फ्लाइंग के अधिकारी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि यहाँ पर ऑयल ट्रेडिंग कंपनी है। इसी आधार पर उन्होंने आज स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ छापेमारी की और तेल के सैंपल लिए हैं। सूचना मिली थी गुप्त, तो उस पर हमारी टीम आई थी। यहाँ पे डॉक्टर साहब को साथ लेके, जो फूड सेफ्टी अफसर है उनको, तो जो बिल और वो सब चेक किए गए हैं, तो बाकायदा जीएसटी वाले बिलों को कोई एम्बेजलमेंट पाई नहीं गई है। तो ये इनका जो अभी सैंपल डॉक्टर साहब ने भरे हैं, यहाँ पे 3 तरह के ब्रांड, मतलब राइस ब्रांड ऑयल है, तिल का तेल है और सरसों का तेल है, जिसकी ये पैकिंग करके ट्रेडिंग करते हैं। यहाँ पे यहाँ तेल बनता नहीं है, ये तेल बल्क में खरीदते हैं और उसको पैक करके आगे बेचते हैं। जब भी इस तरह की शिकायत मिलती है तो सीएम फ्लाइंग की टीम लगातार अपनी कार्रवाई कर रही होती है और अंत में नतीजा कई बार ये भी होता है कि जो शिकायत मिलती है वो सच पाई जाती है और उसके बाद कार्रवाई असल में शुरू होती है। फरीदाबाद की बात करेंगे। सेक्टर 16 के एक निजी अस्पताल में 38 वर्षीय एक महिला की मृत्यु हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। क्या ये लापरवाही के आरोप सच हैं? आइए जानने का प्रयास करते हैं 1 मिनट की इस रिपोर्ट में, रफ्तार से भी और विस्तार से भी। घटना फरीदाबाद के सेक्टर 16A के निजी अस्पताल की है, जहां हॉस्पिटल की लापरवाही से एक 38 वर्षीय महिला की मौत हो गई, जिस पर परिजनों ने हॉस्पिटल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अब कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मृतक महिला का नाम पूनम जैन है, जो एक छोटे से ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। महिला की 8 साल की बेटी भी है। परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल के स्टाफ ने उन्हें किसी मेडिसिन का इंजेक्शन लगाया, जिसका ओवरडोज हो गया और उनकी मौत हो गई। कुछ नहीं कहा गया, हॉस्पिटल से भगाया गया, सारी लिफ्ट लॉक कर दी गई, सारी सीढ़ी लॉक कर दी। अब हम बाहर खड़े के अपना आक्रोश जता रहे, तो यहाँ से भी हमारे पास इनका बॉडीगार्ड हमसे लड़ने के लिए आ रहा है। अच्छा, आप लोगों के सामने सारी घटना चल रही है। हॉस्पिटल नहीं है, शमशान घाट है। जिसको अपना मरीज मारना उसको यहाँ लिया है। अच्छा, कराना उस मरीज यहाँ ठीक नहीं होते। अंदर ले जाया गया, तो उसके बाद मैंने काफ़ी देर तक, हम लोगों ने 4 बजे तक वेट भी किया। उसके दौरान मैंने ना ऑपरेशन थिएटर के 2-3 चक्कर भी लगाए कि आप हमें बताइए कि इतना लेट क्यों हो रहा है। तो उसके बाद तभी उन्होंने कुछ भी नहीं बताया हमें। फिर एंड में जाके 4-4:15 बजे के करीब उन्होंने बोल दिया कि उनको एक कार्डियक अरेस्ट आ गया। गंभीर आरोप लगे हैं लापरवाही के, लेकिन क्या इस मामले में निजी अस्पताल की वाकई में कोई बड़ी लापरवाही थी या सिर्फ ये आरोप है? इसकी जांच भी होनी चाहिए और जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में तबादला नीति 2022 को मंजूरी आखिरकार दे दी गई है। इस पॉलिसी के तहत 15 से 30 जून तक तबादले यानी कि ट्रांसफर किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में तबादला नीति 2022 को मंजूरी दे दी गई है। इस नीति के तहत 15 से 30 जून तक तबादले किए जाएंगे। बैठक में पुलिस के 40,000 पदों पर भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। बैठक में कृषि उच्च शिक्षा, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास चिकित्सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा, पर्यटन एवं संस्कृति समेत विभिन्न विभागों के करीब 1.5 दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश के करीब 2 लाख कर्मचारियों के लिए आज की कैबिनेट से खुशखबरी आई। अब एक जिले में 3 वर्ष और एक मंडल में 7 साल पूरा करने वाले समूह का और खा के स्थानांतरण के लिए सरकार ने तबादला नीति 2022 को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत हर साल करीब 20% कर्मचारियों का तबादला होता है। इस साल कम से कम 2 लाख कर्मचारियों का रूटीन में तबादला हो सकता है। सबसे पहले 12 मई 2020 को कुछ प्रतिबंधों के साथ सभी ट्रांसफर पर रोक लगा दी गई थी। 2020 और 2021 में कोविड की वजह से तबादला नहीं हो सका था। तब से कर्मचारी इस नीति का इंतजार कर रहे हैं। यूपी में राज्य कर्मचारियों की कुल संख्या 10 लाख है। पसंद की जगह पोस्टिंग के लिए कर्मचारी विभागों में अधिकारियों के यहाँ पैरवी भी करने लगे थे। अब इस ट्रांसफर पॉलिसी से अधिकारियों को फायदा होता है, मन मुताबिक ट्रांसफर मिलती है या नहीं, ये वक्त बताएगा, क्योंकि 15 से 30 जून के बीच ये ट्रांसफर पॉलिसी लागू हो रही है और इसमें बहुत कुछ दिलचस्पी भी
अधिकारी दिखा भी रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि क्या अधिकारियों की मन की मुराद पूरी होगी या नहीं। गुरुग्राम पुलिस ने बंधक बनाकर अपहरण और 10 लाख रुपए की फिरौती मांगने के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित युवक को व्हाट्सएप नंबर से एक युवती की फोटो भी भेजी गई थी और उसके बाद जाल में फंसाकर उसके साथ मारपीट की गई। पुलिस ने बंधक बनाकर अपहरण और 10 लाख रुपए की फिरौती के मामले में वारदात में शामिल 5 लोगों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया। अपहरण और फिरौती के मास्टरमाइंड राजस्थान के रहने वाले दिनेश चौधरी, अजमेर के रहने वाली तनु शर्मा उर्फ नीलम, अक्षय भट्ट और हरियाणा के महेंद्रगढ़ के रहने वाले नितिन और आशु को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा हुआ है। दिनेश चौधरी ने तनु शर्मा का फेक अकाउंट बनाकर सोशल मीडिया के जरिए कई युवकों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। इसी साजिश का शिकार 37 साल का राकेश, जिसे सेक्टर 29 के ओयो होटल में बुलाकर बर्बरता से मारपीट की गई, कुकर्म किया गया और बंधक बनाकर अपहरण कर नारनौल ले जाया गया। पुलिस के माने तो आरोपी दिनेश चौधरी पर हत्या की कोशिश, लूट, अपहरण के जैसे कई मामले राजस्थान में कई थानों में दर्ज हैं। इस मामले में पीड़ित युवक की माने तो व्हाट्सएप नंबर से युवती की फोटो उसे भेजी गई। जैसे ही ओयो रूम में वो गया, फोटो वाली लड़की वहाँ मौजूद नहीं थी, बल्कि दूसरी युवती वहाँ थी। गुरुग्राम पुलिस को शिकायत दी गई है और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। हनी ट्रैप का यह मामला वाकई में गंभीर मामला है। ऐसे में लोगों को जागरूक तो होना ही होगा, लेकिन पुलिस को भी इस तरह के मामले को लेकर एक जागरूकता अभियान भी चलाना होगा। कई बार लोग इस तरह के मामले में फंसते हैं, लेकिन पुलिस तक शिकायत भी नहीं दे पाते हैं समाज के डर से। आगे बढ़ते हैं। सोनीपत का नेशनल हाईवे खासा चर्चा में कई बार सड़क हादसों को लेकर भी होता है। एक दर्दनाक सड़क हादसा एक बार फिर से सामने आया, जिसमें 3 साथियों की मौत हो गई। क्या था हादसे का पूरा मामला, आइए जानते हैं 1 मिनट की इस रिपोर्ट में, रफ्तार से भी और विस्तार से भी। लापरवाही के नतीजे की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कार किस कदर क्षतिग्रस्त हो गई। दरअसल सोनीपत नेशनल हाईवे 44 पर भिगान टोल के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार कार टोल के पास डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में कार सवार 4 दोस्तों में से 3 की मौके पर मौत हो गई। करीब 12 बजे हमारे पास सूचना आई थी कि ऐसे एक ब्रेकर गाड़ी एक्सीडेंट हुई है, तो हम उस पर शिकायत पर पहुँचे थे। उसमें 4 व्यक्ति सवार थे, तो दिल्ली के हैं, तो उनमें से 3 एक्सपायर हो चुके हैं और एक अभी जीवित है। तो पुलिस जिनके शिकायत देंगे उस हिसाब से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। परिजनों की माने तो भिगान टोल पर जिस जगह हादसा हुआ उसके पास बनाए गए डिवाइडर में कोई सांकेतिक चिन्ह नहीं है। सांकेतिक चिन्ह न होने की वजह से डिवाइडर का पता ही नहीं चल पाया, जिस कारण यह हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इस हादसे की जांच अभी जारी है। क्या ये कोई लापरवाही से हुआ हादसा है या फिर महज एक एक्सीडेंट, देखने वाली बात है। हिमाचल प्रदेश में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल अभी से गर्म हो चुका है। मंडी के सुंदरनगर में बीजेपी ने त्रिदेव सम्मेलन किया, जिसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हुए। इस दौरान क्या कुछ कहा गया त्रिदेव सम्मेलन के मंच से, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। हिमाचल प्रदेश में इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव है। चुनाव से पहले पहाड़ी राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी ने हिमाचल में मिशन रिपीट को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी हिमाचल प्रदेश त्रिदेव सम्मेलन मंडी संसदीय क्षेत्र का आयोजन जवाहर पार्क सुंदरनगर में हुआ, जिसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सीएम जयराम ठाकुर, हिमाचल प्रदेश के प्रभारी अविनाश खन्ना विशेष रूप से मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने स्वागत संबोधन किया और त्रिदेव सम्मेलन के बारे में जानकारी दी। बीजेपी प्रदेश प्रभारी अविनाश खन्ना ने भी केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और अब सबका प्रयास के संकल्प के साथ इसे आगे बढ़ाना होगा। हिमाचल चुनाव को लेकर बीजेपी ने अभी से संगठन के स्तर पर प्रचार शुरू कर दिए हैं। त्रिदेव सम्मेलन के जरिए जहां एक तरफ बीजेपी ने चुनावी हुंकार भरी है, तो कांग्रेस समेत आम आदमी पार्टी का भी चुनावी प्रचार राज्य में जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। तो हिमाचल में अब सियासी गर्मी पैदा हो गई है और एक दूसरे पर वार पलटवार भी हो रहा है। सत्ता पक्ष विपक्ष आमने सामने है, क्योंकि यही अब समय है तैयारी करने का चुनाव की, क्योंकि चुनावी मैदान में सब कुछ अब
आमने सामने और सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त टूरिस्ट सीजन चल रहा है, लेकिन सैलानियों समेत शिमला के स्थानीय लोग भी इन दिनों पेट्रोल डीजल की कमी के चलते परेशानी का सामना कर रहे हैं। नौबत तो यहां तक आ गई थी कि शिमला में तीसरे दिन पेट्रोल डीजल की सप्लाई हो रही है। हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और डीजल का संकट पैदा हो गया है। कई जगह पेट्रोल पंप पर तेल खत्म हो गया है। तेल कंपनियों की तरफ से आपूर्ति कम करने से पेट्रोल की कमी हो गई है। तेल कंपनियों की तरफ से आपूर्ति कम करने से हिमाचल प्रदेश में कई जगह पेट्रोल की कमी देखी जा रही है। कई पंप पर तीसरे दिन पेट्रोल के टैंकर मिल रहे हैं। पहले से उपलब्ध पेट्रोल ही ग्राहकों को दिया जा रहा है। प्रदेश में कई जगह पेट्रोल पंप से ग्राहकों को खाली हाथ लौटाया गया है। बताया जा रहा है कि तेल कंपनियां घाटा बताकर कम सप्लाई कर रही हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पेट्रोल की सप्लाई तीसरे दिन हो रही है। ऐसे में सैलानियों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी मुश्किलें हो रही हैं। शिमला में कुछ दिन से पेट्रोल पंप में पेट्रोल की दिक्कत हो रही है। पेट्रोलियम कंपनी द्वारा तीसरे दिन सप्लाई हो रही है। कंपनी का कहना है कि उन्हें 150 से 200 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। पेट्रोल पंप पर एक दिन सप्लाई मिलने के बाद अब तीसरे दिन सप्लाई मिल रही है। ऐसे में सैलानियों के साथ आम लोगों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो संकट बड़ा पैदा हो गया है। कुछ दिन का यह संकट जरूर है, लेकिन इस संकट से निकलने के लिए ही मुश्किलात काफी ज्यादा अब लोगों के सामने आ रहे हैं, खासकर उन टूरिस्ट के लिए जो आए तो यहाँ आनंद लेने के लिए थे, लेकिन कुछ मुश्किलों का सामना उनको भी करना पड़ा है। 1 मिनट पूरी रिपोर्ट इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए खबरें अभी तक, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहता है। खबरें अभी तक।